नमस्कार दोस्तों, आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन के प्रक्रम के हिसाब से जो आज अपने यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज रहेगी वो रहेगी सीरीज नंबर यहाँ पे 60। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी दोस्त आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। दोस्तों, अपन प्रतिदिन 9,999 क्वेश्चन की यहाँ पे चला रखे एमसीक्यू, उसका पार्ट नंबर 60 रहेगा। साथ ही में मॉर्निंग सेशंस की भी अपन ने थ्योरी क्लास चला रखी है। बीच बीच में अपन ने यहाँ पे बूस्टर डोज की क्लास भी चला रखी है और करंट अफेयर से रिलेटेड भी लगातार अपन क्लास ले रहे हैं। तो आप अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए हैं लगातार चैनल से जुड़े रहे। तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले सभी दोस्त एक बार क्लास को शेयर कर दे और लाइक कर दे, फिर लगातार अपन यहाँ पे क्लास को आगे लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपने यहाँ पे सीरीज नंबर 60 रहेगी। उसका यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखे दोस्तों। यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो देखे दोस्तों यहाँ पे कि कबड्डी में पुरुष वर्ग के मैदान में मिड लाइन से दोस्तों यहाँ पे मिड लाइन से बोनस लाइन की दूरी यहाँ पे कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। मिड लाइन से बोनस लाइन की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, यहाँ पे वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों, यहाँ पे जो कबड्डी ग्राउंड होता है, इस कबड्डी ग्राउंड की बात कर रहे हैं, उसमें जो यहाँ पे ये तो अपनी यहाँ पे कौन सी लाइन होती है दोस्तों। यहाँ पे मिड लाइन तो ये वाली हो गई अपनी, यहाँ पे मिड लाइन, ये मिड लाइन है। ये अपनी यहाँ पे कौन सी लाइन है, बक लाइन है, वो ये बोनस लाइन है। तो दोस्तों आपको बताऊं, तो अपने को मिड लाइन से बोनस लाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 75 और 1 मीटर बोनस लाइन, यहाँ पे टोटल 4 75 यहाँ पे सही रहेगी। तो 4.75 मीटर की दूरी पर है वो यहाँ पे बोनस लाइन यहाँ पे रहती है। फैक्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी वही रहने वाला है कि पुरुष कबड्डी कोर्ट में मिड लाइन से जो बोनस लाइन की दूरी, मानक दूरी होती है, वो 4.75 यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, कबड्डी में कौन सी तकनीक रेडर के द्वारा है यहाँ पे उपयोग की जाती है वो अपने यहाँ पे बताना है। रेडर कौन सी टेक्निक यूज करता है, थाई होल्ड, एंकल होल्ड, साथ ही में दोस्तों यहाँ पे बैक किक या बनाना किक। इसे एंकल होल्ड करना है दोस्तों, यहाँ पे एंकल होल्ड है, एंकल होल्ड की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको मैं बताऊं, अपन रेडर की बात करें तो थाई होल्ड है वो पकड़ने के लिए है, वो यहाँ पे चेजर काम करता है, डिफेंडर काम करता है। एंकल होल्ड है तो वो भी डिफेंडर यूज करता है। बनाना किक है दोस्तों, यहाँ पे फुटबॉल से रिलेटेड है। तो यहाँ पे कबड्डी के अंदर है वो यहाँ पे रेडर की बात करें तो बैक किक ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे वो यहाँ पे रेडर के द्वारा यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। सभी दोस्त जुड़ गए हैं तो एक बार क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दे, फिर लगातार आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट इंपोर्टेंट लगातार आपके लिए दी जा रही है दोस्तों। यहाँ पे फैक्टों पे ज्यादा ध्यान देना है आपको। तो फैक्ट क्या है कि रेडर मुख्यतः किक और हैंड टच तकनीकों का उपयोग करता है। रेडर ज्यादातर किसका उपयोग करता है, तो किक का और हैंड टच तकनीक का उपयोग करता है, जबकि जबकि होल्ड तकनीक डिफेंडर की है होती है दोस्तों। यहाँ पे होल्ड टेक्निक होती है जितनी भी, वो किसकी रहेगी, तो वो डिफेंडर की टेक्निक यहाँ पे होल्ड टेक्निक रहती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अपने को फैक्ट भी यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, खो खो में सीनियर वर्ग के मैदान में 2 सिटिंग बॉक्स के मध्य है वो कितनी दूरी यहाँ पे रहती है। दोस्तों सीनियर की बात कर रहे हैं अपन, ये अपना खो खो का ग्राउंड है दोस्तों, यहाँ पे मैदान है। इसके अंदर ये अपना यहाँ पे फ्री जोन हो गया दोनों तरफ, और ये अपना यहाँ पे सेंटर लाइन डल गई दोस्तों। यहाँ पे ये अपनी सेंटर लाइन हो गई दोनों के बीच में, और ये अपने यहाँ पे बॉक्स बन जाते हैं ऐसे वाले, सिटिंग बॉक्स बोलते हैं। दोनों तरफ ये पोल लगे हुए होते हैं दोनों साइडों में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि 2 सिटिंग बॉक्स की बात कर रहे हैं अपन दोस्तों, इनके बीच की दूरी है वो यहाँ पे कितनी रहने वाली है। सीनियर वर्ग की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 रहेगा दोस्तों, और ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दो यहाँ पे ध्यान रखना है, कितना रहेगा दोस्तों यहाँ पे, तो सीनियर वर्ग की बात करें 2 सिटिंग बॉक्स के बीच की दूरी है वो 2:30 के बाद में कंटिन्यू दोस्तों। यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स है वो 2:35, फिर 2:30, 2:30 यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो फैक्ट वही दिया गया है कि खो खो में सिटिंग बॉक्स के बीच की दूरी होती है वो लगभग 2.30 मीटर यहाँ पे प्रत्येक। फर्स्ट होता है दोस्तों यहाँ पे 2:35 होता है, उसके बाद में 2:30 यहाँ पे रहती है। नेक्स्ट और आएगी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि खो खो खेल का प्रदर्शन प्रथम बार किस ओलंपिक में किया गया था। पहली बार है वो कौन से ओलंपिक में अपन खो खो का एक बार प्रयोग किया गया था दोस्तों। अभी तक है वो एक ही बार इसका उपयोग किया गया है, एक ही बार इसको ओलंपिक के अंदर यहाँ पे शामिल किया गया था। 1920,
एंटवर्प 1936 है, एम्स्टर्डम 1932, लॉस एंजल्स और 1936 बर्लिन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1936 बर्लिन ओलंपिक रहेगा। 1936 वो एम्स्टर्डम के अंदर यहाँ पे नहीं हुआ था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 1936 का जो बर्लिन ओलंपिक था उसमें एक बार है खो खो को क्या किया गया था, ओलंपिक में यहाँ पे शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की अपन बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, उसका मुख्यालय कहाँ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। लुसानी, रोम, पेरिस या लंदन। सभी दोस्त क्लास को शेयर ज्यादा से ज्यादा करते रहे, शेयर और लाइक ज्यादा से ज्यादा करें सभी दोस्त क्लास को। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का जो हेडक्वार्टर है वो लंदन इंग्लैंड के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन की बात करें उसका मुख्यालय है वो लंदन इंग्लैंड के अंदर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, टेनिस रैकेट का पुरुष वर्ग के लिए वजन कितना होता है? दोस्तों यहाँ पे टेनिस रैकेट की बात कर रहे हैं अपन, टेनिस के अंदर जो पुरुष वर्ग के अंदर है वो यहाँ पे इसका वजन यहाँ पे कितना रहने वाला है? दोस्तों टेनिस की बात करें तो जो ये रैकेट होता है, इस रैकेट का वेट यहाँ पे पूछा गया है कि वो यहाँ पे कितना रहने वाला है। दोस्तों यहाँ पे टेनिस रैकेट में पुरुष वर्ग का वजन कितना रहेगा, पुरुष वर्ग में रैकेट का वजन? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 282.7 से लेके 397 ग्राम तक इसका वेट यहाँ पे रहेगा। तो 282.7 से लेके है वो दोस्तों मैक्सिमम है 397 ग्राम है, वहां तक जा सकता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कि इसका जो किट का वजन है वो 350 से 400 ग्राम तक, तो 350 ग्राम से लेके है वो 400 ग्राम तक होता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखे तो दोस्तों यहाँ पे 282 से मैक्सिमम स्कोर अपने पास कितना है 400, तो यहाँ पे 397 ग्राम तक यहाँ पे चला जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, एक स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल में लेन की चौड़ाई यहाँ पे कितनी होती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताऊं तो स्टैंडर्ड जो स्विमिंग पूल होता है इसमें ये जो लेन होती है दोस्तों यहाँ पे लाइनें होती है, लेन वो मैं बताऊं आपको। तो स्टैंडर्ड स्विमिंग पूल की यहाँ पे लंबाई चौड़ाई 50 मल्टीप्लाई 25 मीटर रहेगी। लेंथ है वो 50 और विड्थ है वो 25 मीटर यहाँ पे, तो 50/25। लेकिन लेन की चौड़ाई पूछी गई है आपको यहाँ पे, तो लेन की चौड़ाई कितनी है? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर 2.5 मीटर। ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे 2.5 मीटर होती है वो यहाँ पे लेन की चौड़ाई यहाँ पे रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ओलंपिक मानक के अनुसार बात करें तो यहाँ पे 2.5 मीटर है वो यहाँ पे इस स्विमिंग पूल के अंदर प्रत्येक लेन की यहाँ पे चौड़ाई रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों कि निम्न में से कौन सी स्पर्धा बैक स्ट्रोक की होती है? बैक स्ट्रोक की इवेंट पूछी गई दोस्तों आपको, वो अपने को यहाँ पे बताना है। बैक स्ट्रोक इवेंट है 100 मीटर, 150 मीटर, 400, 800। स्विमिंग की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, स्विमिंग के अंदर है वो यहाँ पे बैक स्ट्रोक की स्पर्धा कौन कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 100 मीटर और 200 मीटर। ध्यान रखना दोस्तों 100 और 200 मीटर होती है वो बैक स्ट्रोक के अंदर यहाँ पे स्पर्धाएं आयोजित की जाती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वही दिया गया है कि बैक स्ट्रोक की स्पर्धाएं 100 मीटर और 200 मीटर में आयोजित की जाती है। और बैक स्ट्रोक स्पर्धाएं होती है दोस्तों यहाँ पे वो कभी भी प्लेटफॉर्म से नहीं होती है, बल्कि क्या होती है दोस्तों यहाँ पे स्विमिंग पूल के अंदर खिलाड़ी उतर जाता है फिर अंदर ही आयोजित की जाती है। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, टेबल टेनिस में राष्ट्रीय पुरुष टीम विजेता को कौन सी ट्रॉफी दी जाती है? टीटी की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, टीटी के अंदर जो नेशनल वोमेन नेशनल मेंस जो टीम विनर होती है उसको कौन सा यहाँ पे ट्रॉफी दी जाती है? संजय गोल्ड कप, पीठापुरम कप, बर्नाबेला कप या फिर हेदुशेख कप? क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे कि टीटी के अंदर जो राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप विजेता टीम होती है उसको कौन सी ट्रॉफी यहाँ पे दी जाती है? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, बर्नाबेला कप है वो यहाँ पे ध्यान रखना टेबल टेनिस के अंदर राष्ट्रीय पुरुष विनर टीम को यहाँ पे दी जाने वाली चैंपियनशिप ट्रॉफी यहाँ पे रहती है।
फैक्ट भी वही रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि बर्नाबेला कप है वो राष्ट्रीय स्तर पर पुरुष टीम के विनर को बर्नाबेला कप यहाँ पे दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों कि टेबल टेनिस की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे टेबल टेनिस की प्रथम विश्व चैंपियनशिप महिला जो 1926 में कहाँ आयोजित हुई थी उसको अपने को यहाँ पे बताना है। टेबल टेनिस के अंदर है दोस्तों यहाँ पे प्रथम विश्व चैंपियनशिप महिला की बात कर रहे हैं, वुमेन्स की बात कर रहे हैं, जो 1926 में आयोजित हुई थी। लेकिन ये कहाँ आयोजित हुई है ये अपने को यहाँ पे बताना है। रोम, पेरिस, बीजिंग या लंदन। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। लंदन के अंदर, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे लंदन के अंदर है वो टेबल टेनिस के प्रथम विश्व चैंपियनशिप महिला है 1926 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट और आगे देखें दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ का गठन किस वर्ष हुआ। दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंगठन की बात कर रहे हैं अपन। महासंघ का गठन है वो कब हुआ था। और दोस्तों बहुत क्वेश्चन अपन रिपीट भी लेते हैं ताकि आपकी मेमोरी में स्थायी रूप से यहाँ पे फीड हो जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल महासंघ का गठन है वो किस वर्ष हुआ। 1936, 47, 1958, 54। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा 1947 के अंदर है वो। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन का यहाँ पे गठन किया गया था। तो देखिए दोस्तों फैक्ट वही रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि फीबा है। फीबा कौन सी संगठन है तो फेडरेशन इंटरनेशनल दी वॉलीबॉल एसोसिएशन है वॉलीबॉल की फेडरेशन जिसे अपन फीबा के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1947 के अंदर यहाँ पे की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि वॉलीबॉल गेंद का वजन यहाँ पे कितना होता है। वॉलीबॉल में जो बॉल होती है उसका वेट यहाँ पे कितना रहेगा वो अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। वॉलीबॉल के अंदर जो बॉल होती है इस बॉल का है वो यहाँ पे वेट पूछा गया है। दोस्तों वॉलीबॉल जो ग्राउंड होता है वो कितना रहेगा तो 18/9 का यहाँ पे ध्यान रखना है वॉलीबॉल का ग्राउंड होता है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे 260 से लेके 280 ग्राम तक मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे दी गई है। उसके बिटवीन यहाँ पे कितना भी यहाँ पे रह सकता है तो 260 से 280 ग्राम है वॉलीबॉल बॉल का यहाँ पे वेट रहेगा। तो देखिए दोस्तों वॉलीबॉल जो मानक है स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 260 से 280 ग्राम वेट यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट हो आगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखे दोस्तों कि वॉलीबॉल में राजस्थान से अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कौन है वो अपने को यहाँ पे बताना है। वॉलीबॉल में राजस्थान से पूछा गया है। अब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपने को बताना है दोस्तों यहाँ पे मगन सिंह, करण सिंह, सुरेश मिश्रा या श्रीराम सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर सुरेश मिश्रा है दोस्तों। यहाँ पे वो ध्यान रखना है वॉलीबॉल के अंदर राजस्थान से यहाँ पे अर्जुन पुरस्कार जिसकी स्थापना 1961 को अंदर यहाँ पे आयोजित स्थापित किया गया था वो यहाँ पे सुरेश मिश्रा को वॉलीबॉल में दिया गया है। फैक्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फैक्ट वही रहेगा कि राजस्थान से कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान मिल चुका है जिसमें अर्जुन पुरस्कार भी शामिल है। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 केडी जादव ने किस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। केडी जादव की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन। अब केडी जादव से संबंधित अपने को यहाँ पे कई फैक्ट अपने को यहाँ पे याद रखने हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि केडी जादव है उसका गेम्स कौन सा है तो यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे कुश्ती रहेगी, रेसलिंग रहेगा। अभी इसने कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक है और ये पहला ध्यान रखना है पहला व्यक्तिगत भारत का पहला व्यक्तिगत पदक था किसी भी गेम्स के अंदर, पहला इंडिविजुअल मेडल था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1952 का हेलेंसिंग के ओलंपिक था दोस्तों। यहाँ पे इस हेलेंसिंग के ओलंपिक जो फिनलैंड के अंदर आयोजित किया गया था उसमें है केडी जादव ने फ्री स्टाइल कुश्ती के अंदर है वो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो देखिए दोस्तों फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है कि केडी जादव भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता है और उसने है वो यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीता था 1952 हेलेंसिंग की ओलंपिक के अंदर। और वो भी ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे फ्री स्टाइल के अंदर यहाँ पे जीता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखे दोस्तों यहाँ पे कि कुश्ती मेट के केंद्रीय सर्किल का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो यहाँ पे कितना रहने वाला है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों कुश्ती का मैट होता है, इस कुश्ती के मैट के अंदर है दोस्तों यहाँ पे सेंटर सर्किल और होता है, सेंटर सर्किल होता है इसके अंदर एक सेंटर सर्किल, इसका यहाँ पे व्यास पूछा गया है वो अपने को यहाँ पे बताना है। 1 मीटर, 1.20 मीटर, 1.35, 1.50। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर 1 मीटर। ध्यान रखना दोस्तों मीटर के अंदर की बात कर रहे हैं अपन।
मीटर की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 1 मीटर है वो सेंटर सर्किल का यहाँ पे डायमीटर यहाँ पे रहने वाला है। फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। फैक्ट वो ये है कि प्रतियोगिता के मेट में जो केंद्र होता है, उस केंद्र का केंद्रीय वृत्त का व्यास है वो 1 मीटर है। और इंच में बात करें तो यहाँ पे 39.37 इंच, ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे इंच की बात करें तो 39.37 इंच इसका यहाँ पे व्यास रहने वाला है। नेक्स्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए दोस्तों यहाँ पे कि सेखोम मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। मीराबाई चानू की बात कर रहे हैं अपन, वो कौन से गेम से संबंधित है। ओलंपिक के अंदर बहुत से मेडल जीते हैं मीराबाई चानू ने। जिम्नास्टिक, कुश्ती, शूटिंग, भारोत्तोलन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर दोस्तों, वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन। ध्यान रखना है, वेट लिफ्टिंग है वो मीराबाई चानू का यहाँ पे गेम रहेगा। उसने है वो यहाँ पे ओलंपिक के अंदर भी मेडल जीते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मीराबाई चानू भारतीय प्रसिद्ध भारोत्तोलक वेट लिफ्टर है, और उन्होंने ओलंपिक के अंदर क्या जीते हैं, पदक भी जीते हैं। ये भी अपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 17। मौलाना अबुल आजाद कलाम ट्रॉफी है, जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जिसे अपन माका ट्रॉफी के नाम से जानते हैं, इसका प्रारंभ कब हुआ था वो अपने यहाँ पे बताना है दोस्तों। जी माका ट्रॉफी, मौलाना अब्बुल कलाम आजाद ट्रॉफी, माका ट्रॉफी बोलते हैं इसे, उसकी शुरुआत कब हुई थी। और ये ट्रॉफी दोस्तों किसी खिलाड़ी को नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय को दी जाने वाली ट्रॉफी है। क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। 1956-57 के अंदर है वो माका ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी, और ये विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष दी जाने वाली ट्रॉफी है, जिसमें 25 लाख रुपए का है वो यहाँ पे इनामी राशि दी जाती है। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों आप। तो फैक्ट वही रहेगा कि ये ट्रॉफी विश्वविद्यालयों के सर्वश्रेष्ठ खेल प्रदर्शन के लिए दी जाती है, जो 1956-57 में शुरू हुई थी, और इसके अंदर है वो इनामी राशि यहाँ पे 25 लाख रुपए यहाँ पे रहेगी। नेक्स्ट तो आगे क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीयों की टीम के कप्तान कौन थे। तो 1928 की बात करें दोस्तों, कहाँ आयोजित हुआ था ओलंपिक, एम्स्टर्डम में अंदर, पोलैंड के अंदर आयोजित हुआ था। और भारत का पहला गोल्डन ओलंपिक भी है, जिसमें भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। और उसके जो कैप्टन है वो कौन रहने वाले हैं, किशनलाल, ध्यानचंद, रूप सिंह या जयपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, जयपाल सिंह मुंडा है दोस्तों यहाँ पे, वो भारतीय हॉकी टीम के यहाँ पे कैप्टन थे, और भारत का पहला है गोल्ड मेडल यहाँ पे प्राप्त हुआ था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है, तो 1928 में भारत ने अपना पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक जीता था, और जिसके कप्तान जयपाल सिंह मुंडा यहाँ पे थे। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखे दोस्तों यहाँ पे कि भारत में ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है। भारत में जो ओलंपिक खेल है उनको स्टार्ट करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है, क्रेडिट है वो किसे जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। जवाहरलाल नेहरू, दोराबजी टाटा, एजी नोरेन या यादवेंद्र सिंह। दोस्तों भारत में जो आईओए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, इसकी स्थापना यहाँ पे 1927 के अंदर आयोजित हुई, स्थापित हुआ था। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो संत दोराबजी टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 19 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, भारत में है वो यहाँ पे ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय है वो दोराबजी टाटा को दिया जाता है। और भारत, ये ध्यान रखना, आईओए के पहले अध्यक्ष भी यहाँ पे रहने वाले थे। फैक्ट भी देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो फैक्ट दिया गया है कि संत दोराबजी टाटा ने भारत में ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा दिया था, और इसी के साथ में है वो यहाँ पे 1927 में आयोग की यहाँ पे स्थापना की गई थी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पे पीटी उषा रहने वाली है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखे दोस्तों यहाँ पे, एशिया महाद्वीप को पहली बार ओलंपिक खेलों के आयोजन का अवसर है वो कब मिला। एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, उसको ओलंपिक खेलों की पहली बार है वो उनके आयोजन का अवसर कब मिला था वो बताना है दोस्तों। वैसे देखा जाए 1940, 1944, तो 1940 के अंदर लंदन को यहाँ पे मिल गया था, जो टोक्यो है टोक्यो को मिल गया था, लेकिन टोक्यो में आयोजित नहीं हो पाए थे। 1940 के अंदर यहाँ पे आयोजित ओलंपिक नहीं हो पाए थे, लेकिन दोबारा है वो यहाँ पे एशिया के अंदर पहली बार कब हुआ था, तो 1964 का यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक फिर से आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 1964 यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक है वो एशिया का प्रथम ओलंपिक रहने वाला है। फैक्ट देखे दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट दिया गया है कि 1964 में टोक्यो में एशिया के पहले ओलंपिक आयोजित किए गए थे। वैसे देखा जाए तो 1940 में इसको मिल गया था, लेकिन यहाँ पे आयोजन नहीं होने के कारण है दोस्तों यहाँ पे
1964 दोबारा से यहाँ पे टोक्यो को अलॉट किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन सा शहर ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक दोनों का यहाँ पे आयोजित कर चुका है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। ग्रीष्मकालीन विंटर ओलंपिक दोस्तों यहाँ पे और समर ओलंपिक दोनों का यहाँ पे होस्टेड कर चुका है, वो कौन सा ओलंपिक, कौन सा यहाँ पे शहर रहने वाला है? लंदन, अटलांटा, बीजिंग या पेरिस? क्लास को भी सबसे ज्यादा शेयर करते रहिए सभी दोस्त, शेयर करने में कमी ना रखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 21 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। बीजिंग ओलंपिक है, बीजिंग जो यहाँ पे चीन के अंदर शहर है, ये 2 बार यहाँ पे शहर है जो ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक का यहाँ पे होस्टेड रह चुका है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट भी इंपोर्टेंट दिया गया कि बीजिंग 2008 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और साथ ही में दोस्तों 2022 है वो शीतकालीन ओलंपिक, दोनों का है यहाँ पे आयोजन किया जा चुका है, होस्टेड यहाँ पे रह चुका है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा प्रकाशित पत्रिका है उसका नाम यहाँ पे क्या है? भारतीय ओलंपिक संघ की बात कर रहे हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1927 के अंदर स्थापित किया गया था, जिसके प्रथम अध्यक्ष यहाँ पे संत दोराब जी टाटा थे। ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। इसके द्वारा आयोजित पत्रिका कौन सी रहेगी? भारतीय खेल समाचार, इंडियन स्पोर्ट्स न्यूज या द इंडियन ओलंपिक न्यूज? क्वेश्चन नंबर 22 और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि द इंडियन ओलंपिक न्यूज है वो भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा यहाँ पे प्रकाशित पत्रिका यहाँ पे रहती है। फैक्ट भी देख सकते हैं, फैक्ट इंपोर्टेंट वही रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि आईओए की बात कर रहे हैं अपन, अपनी आधिकारिक पत्रिका जी द इंडियन ओलंपिक न्यूज है वो यहाँ पे प्रकाशित करता है, जिसकी स्थापना यहाँ पे 1927 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखे दोस्तों यहाँ पे, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा खेलो इंडिया योजना कब शुरू की गई? भारतीय खेल प्राधिकरण, इंडियन स्पोर्ट्स अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, जैसे अपन साई के नाम से जानते हैं दोस्तों यहाँ पे, इसके द्वारा है वो खेलो इंडिया योजना है वो कब प्रारंभ की गई थी, वो अपने यहाँ पे बताना है। अब सबसे पहले तो आपको साई की स्थापना याद रखनी है दोस्तों, यहाँ पे 25 जनवरी 1984 1984 के अंदर है वो इसको स्थापित किया गया था। इसके द्वारा है जो यहाँ पे खेलो इंडिया योजना प्रारंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर जनवरी 2018 के अंदर, ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे जनवरी 2018 के अंदर है वो खेलो इंडिया योजना यहाँ पे साई के द्वारा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे शुरू की गई थी। फैक्ट भी आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे, फैक्ट क्या दिया गया कि खेलो इंडिया कार्यक्रम है वो जनवरी 2018 के अंदर शुरू किया गया था और वो ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे शुरू किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखे दोस्तों यहाँ पे कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे अपन एनसीटीई के नाम से जानते हैं, अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? एनसीटीई अधिनियम की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन, जितनी भी बीपीएड कॉलेज होती है दोस्तों यहाँ पे, जो बीपीएड कॉलेज है इन कॉलेजों का यहाँ पे मान्यता है वो किससे लेते हैं अपन? तो एनसीटी से लेते हैं अपन दोस्तों यहाँ पे। अगर कोई कॉलेज बीपीएड कॉलेज यहाँ पे एनसीटी से मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो फर्जी कॉलेज की श्रेणी में आती है। जो 2022 भर्ती मैटर चल रहा है वो इसी मैटर के आधार पर चल रहा है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1900 यहाँ पे ध्यान रखना है 93, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी का यहाँ पे शुरू की गई थी, वर्ष यहाँ पे लागू रहा था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे, तो यहाँ पे 1993 है वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। एनसीटी एक्ट है, एक्ट की बात कर रहे हैं, अधिनियम की बात कर रहे हैं, वो 1993 में पारित हुआ और 1995 में यहाँ पे लागू हुआ था। तो अपने को एक्ट की बात कर रहे हैं, पारित कब हुआ था यहाँ पे, अधिनियम कब बना लागू हुआ, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे पारित कब हुआ था 93 और यहाँ पे लागू कब हुआ दोस्तों यहाँ पे 95, थोड़ा सा इसको करेक्शन करना है एक बार। तो अपन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे, लागू की बात कर रहे हैं, एनसीटी एक्ट की लागू कब हुआ था, तो वो 1995 इसका सही आंसर रहेगा। तो आंसर यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ था? राजस्थान राज्य जो क्रीड़ा परिषद है, राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल की बात कर रहे हैं दोस्तों अपन यहाँ पे,
तो इसका यहाँ पे गठन किस वर्ष हुआ था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 के अंदर बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है, इसका गठन है वो 1900, ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 57-58 के अंदर किया गया था। और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखे दोस्तों यहाँ पे, तो 1958 इसका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 25 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद है 1957-58 की में इसका यहाँ पे स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो यहाँ पे जयपुर के अंदर यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों कि प्लेटो ने किस खेल प्रतियोगिता में भाग लिया था? प्लेटो की बात कर रहे हैं, उसने कौन सी खेल प्रतियोगिता में भाग लिया था? और प्लेटो है दोस्तों यहाँ पे कुश्ती से रिलेटेड खिलाड़ी था, ये भी अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो इस्टमैन, नीमैन, लिंगार्ड या पाइथियन? तो दोस्तों यहाँ पे जो एथेंस खेल थे उसमें भी देखे तो पूर्व एथेंस, उत्तर एथेंस की बात करें तो यहाँ पे पूर्व एथेंस खेलों की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों कि प्लेटो ने है वो यहाँ पे इस्तिमियन खेल थे उनके अंदर यहाँ पे खेलों के अंदर भाग लिया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लेटो ने किस, तो प्राचीन यूनानी खेल थे उन प्रतियोगिताओं में भाग लिया था और स्पेशली विशेषकर देखे तो इस्तिमियन खेलों के अंदर है वो यहाँ पे इन्होंने भाग लिया। तो सही ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27, किसने विद्यालयों में व्यायाम को अन्य विषयों के समान महत्व देकर बढ़ावा दिया? यानी विद्यालयों में जो व्यायाम है उसको अन्य विषयों के तौर पर है उस महत्व देकर है वो व्यायाम को बढ़ावा दिया है, पाठ्यक्रम को बढ़ावा दिया है। वो किसके द्वारा दिया गया था? स्कूलों के अंदर लुडविग जोन के द्वारा, कार्ल ग्रूस के द्वारा, जॉन जेकब या फिर एडोल्फ स्पीच? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि स्कूलों में है वो अन्य विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित होती है उसी के समान है व्यायाम को भी है अन्य सब्जेक्ट के तौर पर समान बढ़ावा देकर है वो फिजिकल एजुकेशन को सबसे ज्यादा पॉपुलर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर एडोल्फ स्पीच के द्वारा है वो स्कूलों के अंदर है वो यहाँ पे व्यायाम को है बढ़ावा दिया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे फैक्ट क्या दिया गया है कि एडोल्फ स्पीच को विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है। स्कूलों के अंदर फिजिकल एजुकेशन सबसे ज्यादा अगर कोई पॉपुलर की थी, बढ़ावा दिया था, तो वो एडोल्फ स्पीच के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 28, बर्फ पर फिसलना और लुढ़कना किस देश का लोकप्रिय खेल है? दोस्तों यहाँ पे बर्फ पर यहाँ पे फिसलना और लुढ़कना की बात कर रहे हैं, यहाँ पर स्लाइडिंग एंड स्केटिंग की बात करें आइस के ऊपर, तो कौन सी कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट खेल रहने वाला है? इंग्लैंड, रूस, चीन, स्वीडन? क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर बताना है दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 28 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, रूस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट खेल रहेगा। अब देखिए दोस्तों रूस के साथ साथ आपको मैं बताऊं तो बर्फीले खेल है रूस और उत्तरी देशों में सबसे अधिक लोकप्रिय होते हैं, ये भी अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 29, डेनमार्क में राइफल क्लब की है वो स्थापना कब हुई थी? वो भी अपने को यहाँ पे बताना है। डेनमार्क के अंदर जो राइफल क्लब है इस राइफल क्लब की स्थापना यहाँ पे कब हुई थी? 1850, 1861, 66 या 70? चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर 1861, 1861 के अंदर है वो डेनमार्क के अंदर राइफल क्लब की यहाँ पे स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे फैक्ट दिया गया है कि यूरोप में 19वीं सदी में राइफल क्लबों की क्या की गई थी? स्थापना शुरू हुई थी। राइफल क्लब क्या होते हैं दोस्तों? तो जिम्नेजियम यहाँ पे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो यहाँ पे क्या थे? जिम्नेजियम थे जिन्हें राइफल क्लब के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 रहेगा दोस्तों पे कि अमेरिका में प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित हुआ था? वो अपने को यहाँ पे बताना है। तो YMCA की बात करें तो वो भी अमेरिका की क्या थी? संस्था थी। अब अमेरिका में जो प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था? कैलिफोर्निया, न्यू जर्सी, बोस्टन या फिर शिकागो? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 के अंदर बताना है और ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे अमेरिका में है वो पहला शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान है वो बोस्टन शहर के अंदर यहाँ पे स्थापित किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखे दोस्तों यहाँ पे
इंपोर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी मनोवैज्ञानिक विधि किसी बालक की समस्या का अध्ययन किसी बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए सबसे कम उपयोगी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे कौन सी यहाँ पे विधि है, मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालक की समस्या का अध्ययन करने के लिए है, वो सबसे कम उपयोगी है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। निरीक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड है, टेस्ट मेथड है, केस स्टडी मेथड है, या फिर एक्सपेरिमेंटल मेथड है। तो दोस्तों बालक की अगर समस्या का अध्ययन करेंगे तो अपन निरीक्षण मेथड से अच्छे से कर पाएंगे, परीक्षण टेस्ट के द्वारा कर पाएंगे, केस स्टडी उसको देखकर कर पाएंगे। तो यहाँ पे प्रयोगात्मक, उसके ऊपर है एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन नंबर डी है, वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो फैक्ट देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट भी दिया गया है। तो फैक्ट दिया गया है कि दोस्तों यहाँ पे प्रत्येक मनोवैज्ञानिक विधि का उपयोग परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है, लेकिन केस स्टडी और निरीक्षण विधि अधिक उपयोगी मानी जाती है। इनमें भी अगर देखें तो केस स्टडी और जो निरीक्षण मेथड है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है, साथ ही में जो परीक्षण विधि है वो भी रहेगी, लेकिन यहाँ पे प्रयोगात्मक विधि है वो यहाँ पे समस्या सोल्व के लिए नई उपयोग नहीं की जाती है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 32, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। बाल केंद्रित शिक्षा की बात कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए किस मनोवैज्ञानिक ने है वो शिक्षा शास्त्रियों का यह ध्यान आकर्षित किया था? कोलर, फ्राइड, रूसो, या फिर स्किनर? क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 रहेगा दोस्तों, और ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रूसो है, उसने ध्यान रखना है, वो यहाँ पे शिक्षा शास्त्रियों का ध्यान आकर्षित किया था बाल केंद्रित शिक्षा के ऊपर यहाँ पे ध्यान देने के लिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रूसो ने चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन का सिद्धांत भी दिया था। रूसो ने चाइल्ड इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन है, वो सिद्धांत भी है रूसो के द्वारा यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखे दोस्तों यहाँ पे कि जो पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? जीन पियाजे की बात करें दोस्तों, जो किशोरावस्था एडोलसेंस के अंदर है, वो संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। पूर्व कार्यात्मक अवस्था, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, या फिर स्थूल कार्यात्मक अवस्था? दोस्तों यहाँ पे साइकोलॉजी से रिलेटेड भी अपन ने 4 से 5 क्वेश्चन हर सेट के अंदर डालने की कोशिश करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, औपचारिक कार्यात्मक अवस्था होती है, वो ध्यान रखना है कि किशोरावस्था संज्ञानात्मक विकास की अवस्था प्रारंभ होती है। तो फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे वही रहेगा कि किशोरावस्था है उसमें फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, वो शुरू होती है जिसमें तार्किक सोच विकसित होती है। इसके अंदर है वो तार्किक तर्क वितर्क के लिए यहाँ पे सोच विकसित यहाँ पे की जाती है। नेक्स्ट हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 34। किलपैट्रिक द्वारा प्रायोजना यानी प्रोजेक्ट विधि का आविष्कार कब किया गया था, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रोजेक्ट विधि की बात कर रहे हैं अपन, किलपैट्रिक की बात द्वारा है प्रोजेक्ट विधि है, उसका आविष्कार कब किया गया था? 1918, 15, 28 या 1890? क्वेश्चन नंबर 34 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 1918 के अंदर है किलपैट्रिक के द्वारा है प्रोजेक्ट विधि का यहाँ पे आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 35 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा। क्वेश्चन देखे दोस्तों यहाँ पे कि कौन सी शिक्षण विधि में विषय पर पारस्परिक वार्तालाप या विस्तृत चर्चा होती है? कौन सी यहाँ पे टीचिंग मेथड रहेगी, शिक्षण विधि रहेगी जिसमें किसी भी विषय के ऊपर अपन वार्तालाप कर सकते हैं, विस्तृत चर्चा कर सकते हैं, वो कौन सी रहने वाली है? प्रोजेक्ट विधि है, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड है, लेक्चर मेथड है, या फिर डिस्कशन मेथड है? क्वेश्चन नंबर 35 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 35, और अगर देखा जाए दोस्तों वार्तालाप और विस्तृत चर्चा है वो डिस्कशन मेथड यानी विचार विमर्श विधि। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे विचार विमर्श विधि के अंदर है वो अपन क्या कर सकते हैं, समस्या समाधान के लिए और किसी भी इफेक्ट्स को यहाँ पे सिखाने के लिए क्या कर सकते हैं, विचार विमर्श या डिस्कस कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे विचार विमर्श विधि में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच क्या होता है, संवाद होता है, उनके बीच के अंदर है वो यहाँ पे क्या रहता है, संवाद चलता रहता है, जिससे वो किसी भी फैक्ट या समस्या को आपस में बता सकते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 36। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम किशोरावस्था के लिए किस रूप में होनी चाहिए?
यानी फिजिकल एजुकेशन के जो कार्यक्रम है वो किशोरावस्था के लिए किस रूप में होनी चाहिए, वो अपने को यहाँ पे बताना है। किशोरावस्था एडोलसेंस के लिए है, कौन से किस रूप में होनी चाहिए, विकासात्मक रूप में होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धात्मक रूप में होनी चाहिए, उपलब्धि रूप में या प्रदर्शन रूप में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन के जितने भी कार्यक्रम है वो एडोलसेंस एज के लिए अपन किस प्रकार रूप में पेश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 और ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर विकासात्मक रूप, डेवलपमेंट है वो विकासात्मक रूप है होना चाहिए, यानी किशोरावस्था है उसको आगे की तरफ है, वो विकसित रूप से आगे की तरफ उसको पेश करते हुए कुछ न कुछ है वो सीखते हुए रूप में आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किशोरावस्था में वो संतुलित संतुलित विकास के लिए है वो विकासात्मक कार्यक्रम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उसको यहाँ पे संतुलित विकास हो, क्योंकि ये जो होती है दोस्तों यहाँ पे किशोरावस्था, वो ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे कौन सी तूफान और दबाव की अवस्था मानी जाती है, इसलिए इसमें संतुलित विकास सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, पर्यवेक्षक का शिक्षक और विद्यार्थियों से सीधा संवाद स्थापित होता है, ये कौन सी पर्यवेक्षण विधि है वो उसमें अपने को यहाँ पे बताना है। यानी जो सुपरवाइजर होता है वो सुपरविजन करता है, तो विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में वो सीधा संबंध होता है, ये कौन सी पर्यवेक्षण मेथड होगी, बुलेटिन विधि है, परिदर्शन विधि है, सामूहिक विधि है, इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों, परिदर्शन विधि, जिसे अपन इंस्पेक्शन के नाम से जानते हैं, इंस्पेक्शन विधि के नाम से, इसमें है वो एक दूसरे के सामने उपस्थित होकर किसी भी चीज का है, किसी भी एक्टिविटीज का अपन क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे परिदर्शन विधि है वो पर्यवेक्षक सीधे निरीक्षण करता है, सीधा ऑब्जर्वेशन इसके अंदर यहाँ पे करता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 रहेगा, यदि 22 की संख्या सम हो तो 22 का निर्धारण किस रूप में किया किस प्रकार होगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों दो हाफ अपन देखते हैं, एक अपर हाफ होता है, एक यहाँ पे लोअर हाफ होता है, लेकिन दोनों को देखें तो 22 अपन डिवाइड करते हैं, तो अगर सम संख्या में 22 हो तो अपन दोनों में आधी आधी 22 लगाते हैं दोनों हाफ के अंदर, तो नंबर वो 22 अपॉन यहाँ पे 2 कर देते हैं। जैसे मान लो अपने पास 8 22 है, तो अपन क्या कर देते हैं, 4 अपर हाफ में 4 लोअर हाफ में देते हैं। लेकिन अगर विषम है तो अपन अलग अलग देते हैं। इस प्रकार लोअर हाफ में अपन कितने देते हैं, तो नंबर ऑफ बाई प्लस 1/2, और अपर हाफ में देते हैं नंबर ऑफ बाई माइनस 1/, यहाँ पे 2। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, नंबर ऑफ बाई अपॉन 2 है वो सम संख्या के आधार पर है, वो यहाँ पे 22 देते हैं। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39 देखे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 रहेगा, कनेडियन पद्धति के अनुसार गोल स्कोर बराबर रहने पर टीम को कितने अंक देंगे। मान लो यहाँ पे कनेडियन पद्धति की बात करें नंबर देने की, कनेडियन पद्धति है, अमेरिकन पद्धति है, इंग्लैंड पद्धति है, तो इसमें अगर गोल का स्कोर बराबर रहता है तो अपन टीम को कितने अंक देंगे, वो अपने को यहाँ पे बताना है। कोई अंक नहीं देते हैं, 2 अंक देते हैं दोनों टीमों को, 3 अंक दोनों टीमों को, या फिर एक एक अंक। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर दोनों टीमों का स्कोर लेवल हो जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखना है, दोनों टीमों को हो कितने अंक देंगे, तो यहाँ पे एक एक अंक, दोनों टीमों को एक एक अंक है वो देके अपन क्या कर देंगे, गेम्स को यहाँ पे समाप्त कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, एक एक अंक दोनों को यहाँ पे बराबर के स्कोर पर दिया जाता है। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 40 देखे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40, भार प्रशिक्षण निम्न में से किसके विकास में सहायक होता है। दोस्तों यहाँ पे भार प्रशिक्षण जिसे अपन किस नाम से जानते हैं, वेट ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे वो किसको डेवलप करता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस, या फिर कोऑर्डिनेशन, या फिर स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 40 के अंदर बताना है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, स्ट्रेंथ यानी शक्ति को ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज्यादा डेवलप करता है वो यहाँ पे वेट ट्रेनिंग है, वो स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा डेवलप करती है। फैक्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो फैक्ट देखिए दोस्तों यहाँ पे कि भार प्रशिक्षण मुख्य रूप से मांसपेशियों की क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, मसल्स स्ट्रेंथ को सबसे ज्यादा इंप्रूव यहाँ पे करता है। तो चलिए दोस्तों ये आज के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर में अपन ने 40 एमसीक्यू सिलेक्ट किए थे, कितना स्कोर कर पाए हैं वो जरूर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और क्लास कैसी लगी है वो भी जरूर बताइए। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को शेयर और लाइक जरूर करना है, और लास्ट में आपको हाइप करके है वो मोटिवेशन भी आपको प्रदान करना है।
तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।